नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम, आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। आइए खबरों के सफर का आगाज करेंगे। सर्दी का सीजन शुरू होने में अभी वक्त है, मगर उत्तराखंड के चारों धामों में बर्फबारी होने लगी है। केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी हो रही है। बद्रीनाथ धाम के आसपास की पहाड़ियों पर बर्फबारी हुई है। इसके अलावा माणा, संतोपंथ ग्लेशियर और स्वर्गारोहिणी में बर्फबारी हुई है। दो तस्वीरें केदारनाथ बद्रीनाथ की आप देख रहे हैं, किस तरह से वहां पर बर्फबारी हुई और मौसम एक बार फिर ठंडा हो गया है। तो तापमान में गिरावट दर्ज की गई। तो सर्दी आने से पहले ठंड का एहसास। केदारनाथ बद्रीनाथ समेत ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई। तो बद्रीनाथ में स्नोफॉल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, वहीं केदारनाथ में भी बर्फबारी हुई और मनमोहक बर्फबारी। इसी बीच बड़ी खबर काशीपुर से मिल रही है। अस्पतालों पर प्रशासन की छापेमारी से हड़कंप। इस वक्त की बड़ी खबर, निजी अस्पताल पर प्रशासन का छापा। अस्पताल में मिली बड़ी गड़बड़ियां। ऑपरेशन थिएटर सील करने का आदेश। 2 बड़े अस्पतालों के अल्ट्रासाउंड सेंटर किए गए सील। डिप्टी सीएमओ समेत कई बड़े अधिकारी रहे मौजूद। इस वक्त की बड़ी खबर, ऑपरेशन थिएटर सील करने का आदेश। इस वक्त की बड़ी खबर, 2 बड़े अस्पतालों के अल्ट्रासाउंड सेंटर भी सील करने के आदेश। डिप्टी सीएमओ समेत कई बड़े अधिकारी छापेमारी में मौजूद। सर्दी का मौसम शुरू होने से पहले ही उत्तराखंड की पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होने लगी है। केदारनाथ धाम में बर्फबारी हुई है, जिससे श्रद्धालुओं के चेहरे खिल उठे हैं। ये बर्फबारी केदारधाम में दर्शन के लिए पहुंचे तीर्थ यात्रियों के लिए किसी सौगात से कम नहीं। बाबा की नगरी में बर्फबारी होने से श्रद्धालुओं की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। ऐसा कभी कभार ही होता है कि जब कपाट बंद होने से पहले ही बर्फबारी होने लगती है। यही वजह है कि केदारधाम में पहुंचने वाले तीर्थ यात्रियों की खुशी दुगनी हो गई है। शिव के धाम में बर्फ ऐसे गिर रही है मानो कोई आसमान से रुई की बारिश कर रहा हो। सर्दी का मौसम अभी शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही बर्फबारी होने लगी। बर्फबारी की वजह से केदारनाथ धाम में तापमान गिर गया है, जिस वजह से सर्दी बढ़ गई है। इस वर्ष की प्रथम बर्फबारी श्री केदारनाथ धाम में, और इस बर्फबारी के साथ साथ श्री केदारनाथ धाम के मौसम में काफ़ी परिवर्तन आ चुका है। आप सभी देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं से, यात्रियों से निवेदन है कि अपने साथ यात्रा के दौरान गर्म कपड़े और अपनी व्यवस्था के साथ श्री केदारनाथ धाम में आएँ। केदार मंदिर के आसपास की पहाड़ियों की चोटी पर बर्फ जम गई है, जिससे बर्फ सफेद नजर आ रही है। हालांकि बर्फबारी की वजह से केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण काम प्रभावित हुए हैं। केदारनाथ धाम से रोहित डिमरी की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो बाबा शिव के धाम में बर्फबारी हुई। उधर पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले इलाकों में भी मौसम बदल गया है। मुनस्यारी, पंचाचूली समेत तमाम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है। उधर जिले के निचले क्षेत्रों में भी बारिश हुई है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। तो पहाड़ पर बदला मौसम का मिजाज। ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर बर्फबारी तो निचले इलाकों में बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट आ गई है। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे पर रात के समय पहाड़ी की कटिंग के लिए विस्फोट किया जा रहा है। इतना ही नहीं, विस्फोट से निकलने वाले मलबे को अलकनंदा और मंदाकिनी नदी में डाला जा रहा है। नदी किनारे मलबे का ढेर लगा हुआ है, जिस वजह से यहां पर जाम की स्थिति बनी रहती है। डीएम ने मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की है। तहसील के सामने कटिंग का कार्य विस्फोट के माध्यम से किया जा रहा है। उसमें एनएच के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि स्थानीय जनता के साथ वार्ता करें और जब भी विस्फोट करते हैं तो सीमित मात्रा में और लोगों को पूर्व में इंटीमेट करके आयोजित करेंगे। नदी में मलबा डाले जाने के संबंध में डीएफओ की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है।
और अब बात सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के दिल्ली दौरे की, जहां वापस उत्तराखंड लौट आए त्रिवेंद्र सिंह रावत। मुख्यमंत्री ने अपने दौरे के दौरान केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात की। सीएम ने उनके साथ राज्य के मौजूद हालात को और समस्याओं पर बातचीत की। सीएम ने कहा कि पर्यावरण और जैव विविधता के संरक्षण में उत्तराखंड की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। राज्य में मानव वन्य जीव संघर्ष और वनाग्नि पर प्रभावी रोक लगाने के लिए भी कैंपा के तहत 2020-21 के लिए 262 करोड़ 49 लाख रुपए की अतिरिक्त धनराशि का प्रस्ताव वन मंत्रालय को भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से इस प्रस्ताव की मंजूरी का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में जंगली जानवर से खेती को नुकसान पहुंचता है। खेती को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए वन्य जीव रेस्क्यू सेंटर स्थापित किए जाने की जरूरत है। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि वन्य जीव रेस्क्यू सेंटर को वानिकी गतिविधियों के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए। इसके लिए भी सीएम ने प्रकाश जावड़ेकर ने मंजूरी देने का उनसे अनुरोध किया। हालांकि मुख्यमंत्री की भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात नहीं हो पाई। बिहार चुनाव में व्यस्त होने की वजह से नड्डा सीएम से नहीं मिल पाए। उधर अमित शाह से भी मुख्यमंत्री की मुलाकात नहीं हो पाई। उत्तराखंड में वन्य जीव और मानव संघर्ष है, उसको रोकने की दृष्टि से, वनाग्नि रोकने की दृष्टि से और रोजगार की दृष्टि से कुल एक 262 करोड़ का प्रोजेक्ट स्वीकृति के लिए हमने भारत सरकार के वन मंत्रालय को भेजा है। उस पर उन्होंने अपनी सहमति दी है। उत्तराखंड राज्य में जंगली जानवरों के कारण, विशेषकर बंदर, सुअर और मैदानी क्षेत्रों में नील गाय जिसे कहते हैं, इनके कारण खेती को बहुत नुकसान होता है। किसान समय समय पर अपनी आवाज़ उठाते रहते हैं। तो उसके रेस्क्यू सेंटर बनाने के लिए हमने कहा इसको गैर वानिकी गतिविधि में शामिल किया जाए। तो उस पर भी माननीय वन मंत्री जी ने तो दिल्ली दौरे के दौरान सीएम ने हरिद्वार और देहरादून में खनिज भंडारण को लेकर भी बातचीत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हरिद्वार में कई निर्माण काम चल रहे हैं, जिसके लिए निर्माण सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए खनन के नियमों में छूट देने की जरूरत है। अभी हरिद्वार में कुंभ होने वाला है, उसके लिए तमाम सड़कों का और पुलों का और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर निर्माण किया जाएगा। ऑल वेदर रोड का काम चल रहा है, रेलवे का काम चल रहा है। उसके लिए हमको उप खनिज की चुगान की आवश्यकता होगी। तो इस पर उन्होंने कहा कि हम आपके बात से सहमत हैं। इस तरह से हमारे जो 4 प्रमुख बिंदु थे उन पर उन्होंने अपनी सहमति प्रकट की है। तो दिल्ली दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कोरोना के दौरान सरकार की तरफ से किए गए इंतजामों की जानकारी भी दी। सीएम ने कहा कि सरकार ने अब तक बेहतर काम किया है, साथ ही भविष्य की चुनौतियों के लिए भी सरकार पूरी तरह से तैयार है। आज हमारे पास आईसीयू बेड्स हैं। यद्यपि इस दौरान भी हमारे अगर देखा जाए तो देहरादून, उधम सिंह नगर, यहीं पर आईसीयू बेड्स की ज़रूरत पड़ी है। अभी पहाड़ों में ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है। रेयर कोई एक आध केस कोई ऐसा हो जो नाम में हम शामिल कर सकते हैं। ऐसे ऑक्सीजन की भी एक बड़ी कहना चाहिए कि एक विरोधाभास जो देखने में आया, जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर ऑक्सीजन की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये एक अजीब किस्म की बीमारी ये सामने आ रही है। इसके साथ ही सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए कई योजनाएं लॉन्च करने जा रही है। 10,000 मोटर बाइक टैक्सी, ये हमने गोवा के बाद उत्तराखंड दूसरा राज्य होगा जिसने इसकी शुरुआत की है। तो 10,000 नौजवानों को हम मोटर बाइक टैक्सी देंगे और उसका 2 साल का इंटरेस्ट ये लोन पर होगी। 2 साल का इंटरेस्ट ये राज्य सरकार देगी। इसी तरह से मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, यानी कि सोलर से बिजली पैदा करके ऐसे 10,000 लोगों को हम 25-25 किलोवाट। वहीं उत्तराखंड में करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है, मगर सीएम का कहना है कि प्रदेश में करप्शन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही टैक्स चोरों पर भी सरकार सख्त है।
कोई टैक्स चोर बच नहीं सकता। हमने ऐसे लगभग 10,000 करोड़ की जो चोरी करना चाहते थे फर्जी बिलों के आधार पर, हमने उनको पकड़ा है। तो राज्य में हमारी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है। वहीं पौड़ी में कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष गणेश गोदियाल, मनीष खंडूरी समेत 18 लोगों पर मामला दर्ज हुआ है। इनके खिलाफ महामारी और आपदा प्रबंधन एक्ट में मामला दर्ज किया गया है, जबकि 150 से ज्यादा लोगों के खिलाफ बगैर इजाजत पुल की शुरुआत करने और जश्न मनाने पर मामला दर्ज किया गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कुछ दिन पहले पाबो विकासखंड के मूसा गली क्षेत्र में एक पुल का शुभारंभ कर जश्न मनाया था। हालांकि कांग्रेस नेता इसे साजिश करार दे रहे हैं। इनकी द्वारा गैदरिंग की गई थी, इसमें फिर इसके बाद हमारा चौकी प्रभारी पाओ द्वारा इसमें 18 लोगों की बाय नेम्ड और 100-150 जिसकी शिनाख्त की जाएगी, वीडियो फुटेज या अन्य माध्यमों से की जाएगी। इसमें अभी जांच प्रचलित है। इनके द्वारा बिना अनुमति के गैदरिंग की गई थी। देहरादून के कोतवाली नगर थाना क्षेत्र में हुई लूट मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने जीवा गैंग के शार्प शूटर के अलावा 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 19 अक्टूबर को तमंचे के बल पर केमिस्ट की दुकान पर लूट की वारदात हुई थी। मुख्य आरोपी मुजाहिद लखनऊ और हरिद्वार में भी वारदातों को अंजाम दे चुका है। तो आरोपी के पास से देसी पिस्टल, 5 कारतूस सहित लूट का सामान भी बरामद हो गया है। मेरा लूट का काम नहीं है, इसमें जो है पी खा के वैसे ही मूड हो गया था। हमने कहा इसमें तो कुछ पैसे मिल जाएंगे, तो उसको इस कारण पकड़ लिया था। जीवा गैंग के लिए काम करा मैंने, 2 मर्डर करे 2013 से। नहीं, अब छोड़ रखा जी। जीवा गैंग के साथ क्या क्या किया हुआ तुमने? 2 मर्डर कर रहे थे, एक लखनऊ में, एक हरिद्वार में। तो जीवा गैंग के शार्प शूटर गिरफ्तार। 19 अक्टूबर को लूट मामले में खुलासा कर दिया है पुलिस ने। आरोपियों को पकड़ लिया। मेडिकल शॉप पर हुई थी लूट। को एक्टिवेट किया, जो इन्फॉर्मर्स हैं उनके हिसाब से सूचना कलेक्ट करने की कोशिश की और उसमें ये बात निकल कर के आई कि एक क्रिमिनल है जो जीवा के साथ काम कर चुका है, 2 मर्डर कर चुका है और वो इस घटना में इन्वॉल्व है। इस तरह की बात जब सामने आई तो उसके बारे में तमाम जानकारियाँ इकट्ठी की गई। घटना के समय जो उसका लोकेशन है वो जब तस्दीक किया गया तो वो घटनास्थल के पास ही पाया गया। ये भी बात जानकारी में आई। तमाम जगह से जो वेरीफाई किया गया उसको। रुद्रपुर के किच्छा में हरियाणा फार्म हाउस के पास एक शख्स गोली लगने से घायल हो गया, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि युवक खेत से घास लेकर घर जा रहा था और इसी दौरान एक युवक ने उस पर गोली चला दी। हैरानी की बात यह है कि एक युवक को गोली मारी गई, मगर पुलिस इस मामले में गंभीरता नहीं दिखा रही है। पीड़ित परिवार ने आशंका जताई है कि आरोपियों के साथ पुलिस की सांठगांठ हो सकती है। तो क्या पुलिस भी अपराधियों के साथ मिली हुई है? बड़ा सवाल। अब जब पुलिस को जानकारी हुई, पुलिस मौके पर गई। जानकारी करने पर मौका मुआयना किया और जो ये घायल है, जिसके टांग को चोट लगी है, इससे पूछताछ की। उन्होंने 2 दिन बाद एफआईआर देने की बात कही थी। अभी तो एफआईआर दी नहीं है, लेकिन पुलिस में जांच कर रही है। तो मजरूर जो घायल है उन्होंने कोई, उसके परिवार वालों ने एफआईआर देने की बात कही, उन्होंने क्या एफआईआर नहीं दी है। इसकी जांच आसानी पुलिस को करने के लिए और गंभीरता दिखाते हुए इसमें कार्रवाई करने के लिए मैंने निर्देश कर दिया गया। उत्तराखंड में रोडवेज कर्मचारी सरकार से खफा चल रहे हैं। कई महीनों से वेतन न मिलने से नाराज रोडवेज कर्मचारियों ने अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उत्तराखंड रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन ने देहरादून डिपो सहित प्रदेश में कई जगहों पर धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों की मुख्य मांगे हैं कि उनका वेतन भुगतान किया जाए, साथ ही जिन संविदा कर्मियों को नौकरी से निकाला गया है उनकी वापस बहाली की जाए। तो देहरादून, पिथौरागढ़ 2 जगह पर प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई। तस्वीरें आप देख सकते हैं। रोडवेज कर्मी प्रदेश सरकार से खफा है। संविदा कर्मचारी को विदाउट बॉन्ड और इनकी अप्रैल से लेकर अगस्त तक की तनख्वाह दीजिए। तो इन विभाग द्वारा आज तक हमें तनख्वाह नहीं दी गई। और मैं भी एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जो हमने जो रिट दायर करी थी वहाँ पर 10 जून को जो आदेश आए थे, उससे पूर्व में जो हमारी तनख्वाह थी वो तनख्वाह भी हमारी रोक दी, जो कि सही नहीं था। जब से कोर्ट के आदेश थे, जो हमने कोर्ट में जब याचिका लगाई थी, उससे तनख्वाह रोकते चलो हम थोड़ी के लिए मानते, लेकिन हमारी अप्रैल मई की तनख्वाह रोक दी।